नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के बाद अब हमारा सेशन जो है वह चलता है भारतीय संविधान की ओर। और हमने भारतीय संविधान में एक क्लास जो है आपको बना दी गई है, जिसका हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आपको जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा भारतीय संविधान का परिचय। यानी कि हमने जो अभी एक क्लास ली है उसमें केवल भारतीय संविधान का परिचय लिया है कि भारतीय संविधान के साथ साथ संविधान का परिचय क्या होता है। यानी भारतीय संविधान को हमने परिचित किया है और उसी के साथ साथ विश्व के सभी संविधानों को, सभी बड़े देशों के संविधानों को भी हमने परिचित किया है वहाँ से, ठीक है। और उसी के चलते क्रमों को देखते हुए जब भारतीय संविधान को हमने समझा, भारत के संविधान के साथ साथ अमेरिका के संविधान को समझा, अमेरिका के संविधान के साथ साथ हमने चीन के संविधान को समझा, जापान के संविधान को समझा, ठीक है। जब हमने सभी संविधानों को समझने के बाद में, लिखित संविधानों को समझने के बाद, अलिखित संविधान को समझने के बाद, ठीक है, लचीला संविधान, कठोर संविधान, लचीला व कठोर संविधान, सारी बातें समझने के बाद में आज जो हम अपनी क्लास लेकर आए हैं वह आए हैं जिस चीज़ से संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, उसका नाम है आपका संविधान सभा, ठीक है। तो आज जो है जिससे संविधान का गठन किया गया, आज उसी की बात हम कर रहे हैं जो है संविधान सभा। तो आज जो हमारा क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर 2 है संविधान की। और हम बहुत स्पेशल टॉपिक आपको कराने वाले हैं, यानी कि पूरा लक्ष्मीकांत जो है हम आपको निचोड़ कर दे देंगे, जिससे कि आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की या और भी कोई किताब या और भी कोई नोट्स को प्रेफर करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ साथ ऐसा होता है, किताब पढ़ना, टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो टेक्स्ट बुकों से ही होता है, स्टैंडर्ड बुकों से सिलेक्शन होता है। परंतु एक मेंटोर का काम होता है, टीचर का काम होता है कि आपको उस किताब से पूरा मटेरियल आपको निचोड़ कर देना, या जिससे कि आपको जब भी उस पुस्तक को आप पढ़ें आपको उस पुस्तक का पूरे तरीके से सार संग्रह समझ में आए, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं सबसे पहले संविधान सभा के बारे में। और जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये सीरीज़ रेगुलरली रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी। आपको रोज़ डेली 8 बजे जो है आपको संविधान की यहाँ से क्लासें देखने को मिलेंगी और आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से और भी कर सकते हैं। और आपका स्कोर जो है बहुत अच्छे ढंग से मतलब ऊपर जाएगा, ग्रोथ करेगा। और प्रत्येक परीक्षा में 8 से 10 नंबर जो है ये संविधान लेकर आता है, ठीक है। तो दोस्त शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करते हैं संविधान को पॉइंट टू पॉइंट समझने की, यानी कि संविधान सभा को भी कि डेट टू डेट अगर हम बात करते हैं तो जिससे हमें बातें समझ में अच्छी आती हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करके चलें तो 1928, यानी कि 1928 में एक साइमन कमीशन भारत में आया था। और भारत में साइमन कमीशन आने के बाद में साइमन कमीशन ने भारतीय को एक चैलेंज दिया था कि आप एक संविधान बनाइए, ठीक है। और संविधान सभा बनाने का, संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई 8 सदस्यीय समिति, यानी क्या 8 सदस्यीय समिति, 8 सदस्यीय समिति। और किसकी अध्यक्षता में थी ये समिति? अगर हम बात करते हैं तो ये अध्यक्षता थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इसको क्या कहा गया था? नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट कहा गया था भाई। तो पहले तो बीज हैं यहाँ से उठे हुए, यानी कहाँ से बात शुरू होती है? 1928 से। अगर हम उसके बाद में बात करें तो 1931 में कराची अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई थी, संविधान सभा की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है। परंतु कांग्रेस ने, यानी अगर हम बात करें सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार जो आया, यानी कि 1934 की बात है, यहाँ पर क्या आया? संविधान सभा का विचार, यानी कि संविधान सभा का विचार जो आया वो किसके मन में आया? 1934 में जो एक वामपंथी दल के नेता थे। कौन थे? वामपंथी दल के नेता थे जिन्हें हम कह सकते हैं एम एन राव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? एम एन राव के दिमाग में आया। और कांग्रेस ने, अगर हम बात करें कांग्रेस ने 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से
संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। ठीक है भाई। तो पहले फिलहाल में आप इस बात को समझिए क्या है कि 1928 में 8 सदस्यीय समिति बनी थी मोतीलाल नेहरू की और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो भी एक संविधान का एक प्रारूप था। ठीक है। 1935 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान सभा की बात कही गई थी। 1934 में संविधान सभा का विचार जो है एम एन राव के दिमाग में आया था सबसे पहले, यानी उन्होंने विचार रखा था। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ी बात करें तो हम यहाँ बात करते हैं 1938 में। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा की मांग करी और उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, वो क्या बनेंगे? वयस्क मताधिकार बनेंगे और इसमें जो है कोई भी बाह्य शक्ति जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। इसके सदस्य चुने जाएंगे, वो कौन चुने जाएंगे? केवल वयस्क मताधिकार पर चुने जाएंगे संविधान सभा के सदस्य, और इसमें कोई भी बाह्य शक्ति जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। इतनी बात सबसे पहले दिमाग में आई। फिर अगर हम बात करें तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव में, अगर हम बात करते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव में भी इसका जिक्र किया गया था। अगस्त प्रस्ताव में भी इसका जिक्र किया गया था। और अगर हम यहाँ पे समझें तो 1942 में क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा का जिक्र किया गया था। फाइनली ऐसा हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए एक तरीके से मान के चलिए, संविधान सभा के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार की जिससे कि अब भारत में संविधान सभा बनना जरूरी हो गया था और संविधान सभा बनने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है। कब हो गई थी? 1946 में। ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या करा कि अंतरिम सरकार बनाने के लिए, यानी क्या देश में एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए एक संविधान सभा की ज़रूरत थी। ठीक है। एक संविधान सभा की ज़रूरत थी। अब क्या है कि कैबिनेट मिशन जो है ये आता है ब्रिटेन से। ठीक है। और जब इसके चलते जो है संविधान सभा हमारी बनी। ठीक है। तो पहले डेट टू डेट हम इस बात को समझ लेते थे कि ऐसा ना बहुत कुछ पढ़ोगे, अगर बहुत कुछ पढ़ोगे क्विक रिवीजन में तो आपके बस की कुछ होना नहीं है। वो तो फिर किसी किताब को उठाइए और वहाँ से पूरी किताब को पढ़ लीजिए, और वो तुम्हारे बस की है, किसी स्टूडेंट के बस की है नहीं कि पूरी किताब को रट्टा मारना। तो बातों को समझिए, कनेक्ट कीजिए और बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट आप क्वेश्चन कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, कनेक्ट कीजिए बातों को। क्या है देखिए, 1938 में 8 सदस्य समिति मोतीलाल नेहरू ने, नेहरू रिपोर्ट जिसे कहते हैं, संविधान का प्रारूप था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में संविधान सभा की बात की गई थी। 1934 की अगर बात करें, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? वो एम एन राव ने रखा था। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों को चुनने को कहा था, और उन्होंने कहा था कि संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे वो व्यस्त मताधिकार पर चुने जाएंगे। ठीक है जी। और उस पर कोई भी बाह्य शक्ति जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से आया था, भारतीय वालों ने उसको अस्वीकार कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, और फिर उसके बाद में व्यक्तिगत आंदोलन चलाया गया था 1940 में। ठीक है। तो इसी के बीच में जो है संविधान सभा का भी एक विचार मन में आया था। ठीक है। अंततः हुआ कि क्रिप्स मिशन में भी संविधान सभा जैसी बात कही गई। फाइनली कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन किया। अब वो किस आधार पर हुआ, आप इसको उसको समझने से पहले या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करते चले जाओ हैंड टू हैंड। ठीक है भाई। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो संविधान सभा में बात करने वाले हैं। आप देखिए क्या होता है। इसकी जो सबसे बढ़िया कहानी है वो आगे अब शुरू होती है। डेट टू डेट आपने समझ ली होगी कि कौन सी डेट में क्या घटना हुई, और ये डेटा जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है भाई। और इससे क्या होता है कि हमारी जो है कोई भी पॉइंट जो है एकदम मिल जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब है? 1946। कब की बात है ये? 1946 की बात है। हुआ क्या? ब्रिटेन में लेबर पार्टी, ब्रिटेन में दो पार्टी थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी लेबर पार्टी। ठीक है। एक थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लेबर पार्टी। ठीक है। जिसे श्रमिक दल कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ जो सरकार बनी ब्रिटेन में, ब्रिटिश सरकार जो बनी वो किसकी बनी? लेबर पार्टी की वहाँ सरकार बनी, और वहाँ पर प्रधानमंत्री जो बने वो कौन बने? क्लीमेंट एटली वहाँ के क्या बने? प्रधानमंत्री बने।
अब क्लीमेंट एटली जो है भारत के पक्ष में जो है थोड़ा सा वो ज़्यादा सोचते थे, भारत के पक्ष में जो है कुछ ज़्यादा सोचते थे, ठीक है। भारत वालों को जो है, और ऐसा मान के चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बन रहा था ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि भारत को जो है आज़ाद कीजिए, ठीक है। भारत को क्या है, भारत ऐसी स्थिति में है कि अपनी आज़ादी को ले सकता है और अपने शासन को अच्छे तरीके से चला सकता है। तो लेबर पार्टी ने, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, ऐसा ही मान लीजिए ये इसके पक्ष में भी कह सकते हैं। दूसरे तरीके से समझे तो ये कि डायरेक्ट शासन देना इसलिए था कि देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी खत्म हो जाएगा और इनसे शासन चलता है तो भी ठीक है, नहीं चलता तो भी ठीक है, ठीक है। और इसके चलते लेबर पार्टी के जो क्लीमेंट एटली है उनने 3 सदस्य, कौन सा, उनने 3 सदस्य एक आयोग भेजा, ठीक है। 3 सदस्य आयोग भेजा और जिसमें पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे, अगर हम बात करें पहले व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति थे पैंथिक लॉरेंस भेजे। दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तीसरे भेजे थे AB अलेक्जेंडर। कौन भेजे, AB अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 व्यक्तियों को भेजा, यानी कि क्या भेजा, 3 व्यक्तियों को कैबिनेट मिशन के साथ भेजा, कैबिनेट मिशन। और उसके जो अध्यक्ष, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, ये अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष और भारतीय सचिव भी थे। क्या थे, भारतीय सचिव। कौन थे भारतीय सचिव इस टाइम पर, वो थे पैंथिक लॉरेंस। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो कौन थे, वो थे व्यापार मंडल के, क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। क्या थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है भाई, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और AB अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के मंत्री थे। कौन थे, नौसेना मंत्री, ठीक है भाई। इन 3 व्यक्तियों को जो है किसने, क्लीमेंट एटली ने भारत में भेजा। भारत में भेजा किसके लिए, कैबिनेट मिशन के साथ, जिससे कि आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। संविधान सभा का आप जो है क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। तो AB अलेक्जेंडर हो गया, क्या हो गया, AB अलेक्जेंडर। ये कौन थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हो गए। और पैंथिक लॉरेंस जो है वो अध्यक्ष थे और भारतीय सचिव भी थे, ठीक है भाई, भारतीय सचिव भी थे और अध्यक्ष भी थे। इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है, इतनी बात आपको याद कर लेनी है। ये था कैबिनेट मिशन। अब क्या होता है कि संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं, संविधान सभा की, ठीक है। तो संविधान सभा में अब हम इसको एक चित्र बनाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। संविधान सभा का एक चित्र बनाएंगे, उसको आप ड्रॉ कर लेना अच्छे से, फिर आगे कहानी शुरू होनी है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया कहानी है वो आगे की आपकी। अब देखिए संविधान सभा, ठीक है भाई। अब इतना ऐसा कर लेना, आप थोड़ा सा इसको हैंड टू हैंड जो है नोट करते जा रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुल सदस्य जो थे वो कितने थे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे, 389, ये थे कुल सदस्य थे। अब इसमें क्या होता है कि इन 389 में ये भी पता होना चाहिए कि प्रांतीय कितने थे और देशी रियासत के कितने थे, ठीक है भाई। तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तो यहाँ पर अगर हम प्रांतीय और देशी रियासत की बात करें तो प्रांत से जो आए थे वो आए थे टोटल, यानी कि जिनका चुनाव होना था, यानी मान के चलें, इसे हम कैटेगराइज करते हैं 296 में, 296। और 296 से अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, 93। कितने बचेंगे बेटा, ये बचेंगे 93। तो 93 जो थे वो क्या थे, देशी रियासतों के। और इनको जो कन्वर्ट किया गया वो किस रूप में किया गया, इस रूप में। 4 जो थे कमिश्नरी, 4 जो सदस्य थे वो कहाँ के थे, कमिश्नरी थे, ठीक है। इनको याद रख लेना, 4 कमिश्नरी सदस्य को। और 292 जो थे वो क्या थे, 292 जो थे प्रांत थे, ये थे प्रांतीय। यानी कि 11 प्रांतों में कितने सदस्य थे, 292। और 4 जो थे वो क्या थे, कमिश्नरी। कमिश्नरी कौन कौन से थे ये देख लीजिए, A, V, C और D। यानी कि A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ये 4 थे कमिश्नरी, ठीक है भाई। तो 296 में से 292 प्रांतीय थे। कितने प्रांतों में से थे,
ये 11 प्रांत थे। कितने थे? 11 प्रांत। ठीक है, 11 प्रांत थे, 4 कमिश्नरी थे और रियासत कितनी थी? वो थी 93। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई नहीं? तो अब यहाँ पर आता है आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य कितने थे, यानी कि आंशिक रूप से मनोनीत, आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य जो थे वो कितने थे? वो 93 थे। यानी कि जो देसी रियासत थी वही आंशिक रूप से क्या थी? मनोनीत सदस्य थी। ठीक है, अब निर्वाचन जो होना था वो किन किन का होना था? ठीक है, ये भी देख लेना है। निर्वाचन जो होना है वो कितनों का होना है और किस पर होना है? तो निर्वाचन होना 296 का। निर्वाचन जो होना वो कितना होना है? 296 का। कितने का बेटा? निर्वाचन जो होना वो 296 का। इस बात को बहुत अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये वाली चीज़ जो है बच्चे भूल जाते हैं, ये चीज़ जो है बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, और ये चुनाव कैसा होना था? ये चुनाव जो होना था किस तरीके से होता, ये देख लीजिए। अब ये देखिए, ये चुनाव जो होना था वो किस तरीके से होना था, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, तो देखिए कांग्रेस की यहाँ पर कितनी सीटें थी? 108, सॉरी 208। तो 208 सीटें जो थी वो किसकी थी? कांग्रेस की। ठीक है, कांग्रेस की 208 सीटें बिल्कुल इसमें से। ठीक है, अगर 73 सीटों की बात करें हम, यहाँ से 73 सीटें जो थी वो किसकी थी? वो थी मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग की। ठीक है भाई, मुस्लिम लीग की कितनी थी? 73 सीटें थी। अब घटा लो कितनी बची? घटा लो कितनी बची? यहाँ से मनोनीत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, केवल मनोनीत की। ठीक है, निर्वाचन के लिए। तो यहाँ कितनी बची? यानी 15 बची। तो 15 सीटें जो थी वो किस में थी? 15 में भी 2 रूप में बांटी गई थी। 15 सीटों को 2 रूप में बांटी गई थी, यानी कि 7 जो थी, 7 सीटें, जो 7 सीटें थी ये तो थी अन्य दलों की, अन्य दलों की। और 8 इसमें जो थे वो थे 8 थे जिन्हें हम कहते हैं निर्दलीय, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निर्दलीय, स्वतंत्र। क्या कह सकते हैं हम? स्वतंत्र, स्वतंत्र। ठीक है, कह सकते हैं स्वतंत्र। तो ये था इनका निर्वाचन, यानी 296 का निर्वाचन हुआ था, जिसमें 208 कांग्रेस की और 73 सीटें मुस्लिम लीग की। 15 सीटें जो थी वो 7 जो थी आपकी, 7 सीटें जो थी अन्य दलों की थी, 8 जो सीटें थी वो थी निर्दलीय की। ठीक है, ये तो था हमारा निर्वाचन पार्टी आधार पर। कैसा था ये? निर्वाचन था पार्टी आधार पर। किस पर? पार्टी आधार पर। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें 296 की जातीय आधार पर सीटों का बंटवारा, यानी किस पर? जातीय आधार पर सीटों का बंटवारा। 200 यानी कि सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? जातीय आधार पर। जातीय आधार पर होता सीटों का बंटवारा, और इसमें कितना? 296। ठीक है भाई, 296 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। 296 सीटों का बंटवारा यहाँ पर जो हुआ था वो कितना हुआ था? ठीक है, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है आपको। पहले इतने को समझ लीजिए, पहले जो है आप इतने को समझ लीजिए कि 296 में यानी कितना है? यहाँ देखिए 296 जो थे वो आपके क्या थे? 289 में से जो थे 389 में कुल थे, 296 जो थे प्रांतीय थे। 296 जो थे वो क्या थे? इसमें प्रांतीय थे, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर भाई? क्लियर? प्रांतीय थे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करें, उसके बाद में अगर हम बात करें देसी रियासत में कितने थे? 93 थे। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके बात करते हैं कि कांग्रेस के सदस्य कितने थे? कांग्रेस के सदस्य जो थे इसमें वो थे 208 सीटें जो थी, 73 थी मुस्लिम लीग की सीटें जो थी वो 73 थी और निर्वाचन के आधार पर। और 15 सीटें जो थी, अगर हम बात करें यहाँ पर 15 सीटें, तो 15 सीटों में थी 7 सीटें जो थी अन्य दलों की थी। 60 जो सीटें थी वो किसकी थी? 7 अन्य दलों की, और 8 सीटें जो थी वो आपकी यहाँ पर पहुँच जाती हैं निर्दलीय की। अब बात करते हैं सीटों का बंटवारा, यानी कि सीटों का बंटवारा जो है वो किस आधार पर किया गया था? सीटों का बंटवारा जो है वो किस आधार पर किया गया था और क्या था इसमें इस तरीके का कोई संगठन? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट तरीके से कि क्या है ये। और ठीक है भाई, तो देखिए क्या, अगर मैं इसमें एक बात और बताऊं कि यहाँ से मुस्लिम लीग में भी कुछ हिंदू थे, मतलब मुस्लिम लीग में भी जो थे वो कुछ हिंदू थे। चलिए मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, आप 1 मिनट ज़रा इसको नोट करिए, मैं आप इसमें इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। ठीक है, आप इसको समझिए इतना। ठीक है, इस बात को थोड़े से ध्यान से आप करेंगे। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ बात करें तो सीटें थी सामान्य वर्ग में जो थी, सामान्य वर्ग में सीटें जो थी वो कितनी थी? अगर हम बात करें सामान्य वर्ग में तो 213 सीटें जो थी वो किस में थी? सामान्य वर्ग में थी। ठीक है भाई, 213 सीटें जो थी वो किस में थी? सामान्य वर्ग में थी। अगर हम यहाँ से एक और बात करके देखें, यानी कि 79 जो थी वो किसकी थी? मुस्लिमों की।
मुस्लिम लीग की, मुस्लिमों की केवल, मुस्लिम लीग नहीं, अब तो मुस्लिमों की है। यानी मुस्लिम कितने थे 7-9। और अगर हम यहाँ देखें सीट 4, तो 4 सीटें जो थी वो किसकी थी, सिखों की, यानी किसकी थी, सिखों की। तो ये था आधार सीटों का, यानी किसके आधार पर, जातीय आधार पर। अब देखिए मुस्लिमों को और सिखों को निकाल कर जितने भी आधार थे, मुस्लिमों को और सिखों को निकाल कर जितने भी आधार थे, वो सभी आधार जो थे वो सामान्य में काउंट होते थे, सामान्य में यहाँ पर काउंट था सीटों का बंटवारा। अगर हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें तो देखिए क्या, अगर हम यहाँ बात करें महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या अगर देखें तो यहाँ थी 15, महिला की संख्या कितनी थी 15। अगर हम यहाँ एससी की बात करें, एससी कैंडिडेट की अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो एग्जाम में अगर पूछा करें तो एससी वालों की संख्या कितनी थी यहाँ पर, 26 थी, कितनी थी 26। और अगर यहाँ पर एसटी की बात करें, कितनी की बेटा, एसटी की बात करें तो कितनी थी 33। इन 3 बातों को भी याद रख लेना, इन 3 बातों को याद रखना। पहले आप इस चित्र को एक बार देख लो। यहाँ से सीटों का बंटवारा जो किया गया, जातीय आधार पर 296 सीटों का बंटवारा किया गया, 213 सामान्य वर्ग में, 79 मुस्लिम में और 4 सिख समुदाय में। महिलाओं की संख्या 15 और एससी में कितनी थी 26 और एसटी में कितनी थी 33। अब प्रथम महिला मुस्लिम जो थी वो थी एजाज रसूल। कौन थी, महिला, यानी एकमात्र महिला कौन सी थी, एकमात्र महिला कौन थी, एजाज रसूल। ठीक है भाई, संविधान सभा में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन सी थी, एजाज रसूल। इस तरीके से जो हुआ ये हमारा संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि संविधान सभा का गठन किया गया। अगर हम बात करें संविधान सभा के गठन का, ठीक है, तो यहाँ पर आंग्लो प्रतिनिधि के रूप में, यानी कि अगर आंग्ल प्रतिनिधि के रूप में बात करें तो फ्रैंकल एंथनी, कौन थे, फ्रैंक एंथनी, कौन थे, फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन के समुदाय के रूप में थे। और पारसी सदस्य के रूप में अगर बात करें तो एचपी मोदी। अगर पारसी सदस्य की बात करें, पारसी सदस्य कौन थे, एचपी मोदी। तो ये भी नाम याद रखना, पारसी कौन थे, एचपी मोदी थे। ठीक है, और यहाँ पर एंग्लो सदस्य के रूप में कौन थे, फ्रैंक एंथनी, कौन थे, फ्रैंक एंथनी। सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महत्वपूर्ण महिलाएं भी इसमें शामिल थी। सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महत्वपूर्ण महिलाएं भी इसमें शामिल थी संविधान सभा में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, टोटल कंप्लीट बात हो गई यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है, हो गया इतना। अब होता है इसके बाद में कि संविधान जब सभा बन गई और कितने सदस्य बनी थी, 10 लाख की आबादी पर 1 सीट, कितने पर, 10 लाख पर कितनी सीटों का आवंटन किया गया था, 1 सीट का आवंटन किया था 10 लाख पर। ये आपको याद रखना है। हैदराबाद रियासत जो है इसमें शामिल नहीं हुई थी, हैदराबाद रियासत जो है इसमें शामिल नहीं हुई थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक कर। तो ये थी हमारी संविधान सभा। क्लियर कर दे रहा इसको। चलिए, इसके बाद की भी कहानी है, बहुत कुछ अभी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि केवल संविधान सभा इतना ही होता है। संविधान सभा में क्या कार्य किए थे, संविधान सभा का आगे क्या कार्य है, कौन कौन सी संविधान सभा से, इन्हीं सदस्यों में से कैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कैसे इनका बंटवारा हुआ, फिर संविधान सभा में सदस्यों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, सारी बात जो है आज हम आपको एक पॉइंट टू पॉइंट करके बिल्कुल बता देंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर करके बता देंगे आज हम इसको। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके कुछ और कार्य क्या थे। कि पहली बैठक जो की गई वो कब की गई, वो 9 दिसंबर 1946 को की गई। कब की गई, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये 9 दिसंबर 1946 को की गई। और इसमें लीग ने बहिष्कार किया था। किसने किया था इस बैठक का, लीग ने बहिष्कार किया था। बहिष्कार क्यों, पाकिस्तान की मांग को लेकर लीग ने पहली बैठक में हिस्सेदारी नहीं ली थी। और इसमें सदस्यों ने भाग जो लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था, 211 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है भाई, इतना याद कर लो कि 2 सदस्य लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, और किसकी तर्ज पर बनाया गया था, तर्ज पे, ये फ्रांस की तर्ज पर ये बैठक जो हुई थी, किसकी तर्ज पर हुई थी, फ्रांस की तर्ज पर ये बैठक हुई थी। आप इतनी याद जरूर रखना। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे उम्रदराज यानी सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो क्या चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो पहली बात हम यहाँ से कर लेंगे कि पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनने के बाद में। ठीक है, लीग ने बहिष्कार किया इसका, 211 सदस्यों ने भाग लिया था और फ्रांस की तर्ज पर ही बनाई गई थी। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो बनाए वो सच्चिदानंद सिन्हा बने। ठीक है, इतनी बात यहाँ से आपको याद कर लेनी। दूसरी बैठक जो हुई वो 2 दिन बाद ही हुई। कब, 11 दिसंबर को, दूसरी बैठक
इसको भी समझ लो। द्वितीय बैठक, द्वितीय जो बैठक हुई वो कब हुई? वो हुई भैया 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को ही 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें अध्यक्ष के रूप में, यानी कि इसमें अध्यक्ष जो बने, अध्यक्ष कहाँ के? संविधान सभा के, संविधान सभा के अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, राजेंद्र प्रसाद जो है इसके क्या बन गए हैं? अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष बनाए। क्या बनाए? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो बने वो कितने बने? 2 बने। एक तो बने, अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी, यानी कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी एक तो बने ही। दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक थे बी.टी. कृष्णाचारी। कौन बने थे? बी.टी. कृष्णाचारी, कृष्णाचारी ये बने, ये 2 उपाध्यक्ष बने। तो ये 2 बैठकें आप देख लीजिए। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी भैया, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और मुस्लिम लीग ने जो है, मुस्लिम लीग ने अगर हम बात करें यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने जो है बहिष्कार कर दिया था इसका, और 211 सदस्यों ने भाग लिया फ्रांस की तर्ज पर ये। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर बात करते हैं यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। द्वितीय बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष जो है वो जो थे अध्यक्ष जो बने संविधान सभा के कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष 2 बने, उपाध्यक्ष जो बने वो 2 बने। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। वैसे तो कब मिल गई थी? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई थी। परंतु पहले एक बात और समझिए, 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर एक काम और किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, उससे पहले स्वीकृति मिलने से पहले एक काम और हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बात जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। 13 दिसंबर 1946 को किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है। और इसको, ठीक है, और इसमें क्या करा गया? इसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में, कौन? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसके? संविधान सभा के, संवैधानिक सभा के क्या? संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे बनाया गया? बी.एन. राव को। क्या बनाया गया? बी.एन. राव को। क्या बनाया गया? ये संवैधानिक सलाहकार। इस बैठक में ये काम कर दिया गया था। ठीक है भाई। अब हुआ क्या कि संविधान सभा के, क्या हुआ कि संविधान सभा के से दूर जाने वाले जो थे, यानी कि जो संविधान सभा से दूर थे, जो संविधान सभा में या शामिल नहीं होना चाहते, अलग अलग रहने वाले जो थे, वो भी देसी रियासत जो है इसमें शामिल हो गई। इसमें देसी रियासत जो हो गई शामिल हो गई। ठीक है। कब हो गई? देसी रियासत। और अब कहने का मतलब ये था कि इस संविधान सभा का जो है 22 जनवरी 1946 को, 22 जून 1946 को, जनवरी 1947 को लोगों ने स्वीकार लिया था इसको। ठीक है। मगर एक बात और समझिए, इसको इंपॉर्टेंट क्या है कि जब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया था, तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे बनाया गया? बी.एन. राव को। क्यों बनाया गया? कि कोई सलाह देने के लिए यहाँ पर होना चाहिए। इतनी बात आपने क्लियर समझ ली यहाँ तक। अब संविधान सभा से जो लोग संविधान सभा से दूर जा रहे थे, बहुत दूर होते चले जा रहे थे, ठीक है, और अपने आप को दूर रखने की बात कर रहे थे देसी रियासत, वो भी धीरे धीरे जो है प्रतिनिधि सभा में शामिल हो गई थी, प्रतिनिधि सभा में शामिल हो गई थी। और इसी में कुछ बातें यहाँ आ गई थी। 28 अप्रैल 1947 को, यानी कि 28 अप्रैल 1947 को अगर यहाँ बात करें, 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों ने, क्या है, 6 राज्यों ने जो है, 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए थे। क्या हो गए थे? सभा में शामिल। सभा में क्या हो गए भैया? ये हो गए थे शामिल। ठीक है। यानी कि 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में शामिल हो गए थे। और इसी शामिल होने के रूप में जो है उन्होंने अपनी अपनी सदस्यता ले ली थी। और यहाँ पर होता है खेल बहुत बढ़िया शुरू। यहाँ पर खेल शुरू होता है क्या कि 3 जून, यानी कौन सी घटना है? 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना पेश की गई। क्या? माउंटबेटन योजना
माउंटबेटन योजना पेश की गई। ठीक है, किसको लेकर? बंटवारे को लेकर। बंटवारे को लेकर माउंटबेटन योजना पेश की गई और इसमें यह कह दिया गया था कि जब दो राष्ट्रों का बंटवारा होगा, भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा होगा, और देसी रियासत जो है वो चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और चाहे तो भारत में भी वो शामिल हो सकती हैं, परंतु अगर चाहती हैं वो अपने आप को स्वतंत्र रखना तो वो स्वतंत्र भी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, इतने बात जो है यहाँ पर निर्धारित हो गया था। अब यहाँ पर जो निर्धारित हो गया था वो क्या हो गया था कि अब जो है बंटवारा होना ही है और पूरा भारत जो है वो पूरे भारत ने और लीग ने इसको स्वीकार लिया था। यानी क्या कर लिया था? पूरे भारत व इस योजना को, और लीग ने, किसने? लीग ने इसको क्या करा था? स्वीकारा था। इसको क्या कर लिया था? स्वीकार लिया था। किसको? माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इस अधिनियम में, यानी कि इसी अधिनियम में जो है माउंटबेटन योजना वाले अधिनियम में क्या हुआ कि जो हमारी संविधान सभा थी, वो क्या बन गई थी? विधायिका बन गई थी फिर। ठीक है, कब बनी थी? 1947 के अधिनियम में। यानी कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस अधिनियम में जो है संविधान सभा जो है विधायिका का काम कर रही थी, विधायिका बनी। तो संविधान सभा जो है विधायिका जो बनी वो कब बनी? वो बनी जून 1947 में। जून 1947 में 47 के अधिनियम में बनी। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जबकि जब विधायिका बनी तो विधायिका के अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर। ठीक है, तो इन बातों को नोट कर लो कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, राजेंद्र प्रसाद। जबकि विधायिका के अध्यक्ष जो बनाएगा वो किसे बनाएगा? जीवी मावलंकर। किसे बनाएगा? जीवी मावलंकर बनाएगा। तो ये जो है, ये अगर हम बात करें तो ये कब तक बनी रही थी? ये जो दोनों के रूप में काम करती रही, वो कब करती रही दोनों के रूप में काम? ये 26 नवंबर 1947 तक। 26 नवंबर 1947 तक जो है ये दोनों रूपों में कार्य करती रही। यानी किसमें? दोनों रूपों में कार्य करती रही। दोनों रूपों में जो है कार्य करती रही। ठीक है, परंतु फिर क्या हुआ कि संविधान के फिर आपका इसका जब इतना हो गया और विधायिका बन गई, तो अब देखिए तुम एक बार बताओ, जब इतना काम हो गया और संविधान सभा का अध्यक्ष भी और विधायिका अध्यक्ष भी बन गए, तो अब क्या होना? संविधान सभा का दो देशों का बंटवारा होना है, तो अब संविधान सभा का बंटवारा भी होगा। संविधान सभा का क्या होना है? बंटवारा। ठीक है भाई, चलिए संविधान सभा के बंटवारे को लेकर आप जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि संविधान सभा में किस तरीके का बंटवारा हुआ, क्योंकि अब तो डिवाइडेशन तो हो गया। यानी कि संविधान सभा ने माउंटबेटन योजना डिवाइडेशन कर दिया कि दो राष्ट्र बटेंगे। अब दो राष्ट्रों के लिए क्या है कि पाकिस्तान में भी संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो अब क्या है कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी दोनों पार्टियों से मिलकर बनी थी। यानी कि संविधान सभा भारत मुस्लिम लीग से बनी थी और कांग्रेस से बनी थी और पार्टियों से बनी थी। तो जब भारत का बंटवारा हुआ तो इन चीज़ों का भी तो बंटवारा होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और देख लेंगे संविधान सभा का बंटवारा। अब जो आप लिखेंगे हेडिंग वो क्या लिखेंगे? संविधान सभा का बंटवारा। संविधान सभा का बंटवारा। ठीक है भाई, इसको देखेंगे बंटवारा। तो अब यहाँ देखते हैं कुल कितनी सीटें थी? कुल 389 थी। ठीक है, अब इसमें से जो थी एक इस तरीके समझ, इसमें से 299 सीटें, यानी कि 299 सीटें जो थी वो किसके पक्ष में आई? भारत के। किसको मिली? भारत को मिली। ठीक है, और 90 सीटें जो हैं, 90 सीटें वो किसको मिली? यहाँ से 90 सीटें जो मिली वो पाकिस्तान को। ठीक है भाई, पहली बात तो ये कि कितनी सीटें थी? 389 कुल सीटें इतनी थी, जिसमें 299 सीटें जो मिली भारत को मिली और 90 सीटें जो मिली वो पाकिस्तान को मिली। क्लियर इतनी बात? अगर हम बात करते हैं यहाँ से चुनाव में, अगर हम बात करते हैं चुनाव की, चुनाव जिन सीटों पर हुआ था उनमें से तो 296 पर चुनाव हुआ था। इनमें से चुनाव करने के बाद जीतने वाले बाद यानी कि 229 सीटें जो मिली वो भारत को मिली। किसको मिली? भारत को। ठीक है, यानी किसको? भारत को। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें कि इसमें से किसको? पाकिस्तान को जो मिली वो कितनी मिली? 67 सीटें। कितनी? पाकिस्तान को जो मिली वो कितनी सीटें मिली? 67 मिली। अब ये देखिए जो 90 सीटें गई थी पाकिस्तान की, ये जो सीटें गई थी 90 पाकिस्तान की, ये 90 सीटें जो पाकिस्तान की गई थी ये किस तरीके से गई थी?
ये जो थी वो किस तरीके से गई थी भाई, ये सबसे बड़ी मुद्दी बात तो ये आती है कि ये जो थी किस तरीके से गई थी। तो इनमें से देखो, इनमें पाकिस्तान को जो मिली थी प्रांतों से तो मिली थी 67 सीटें, प्रांतों से जो मिली थी वो कितनी सीटें मिली थी 67, और 23 सीटें जो मिली थी देसी रियासत से, देसी रियासत से, देसी रियासत से जो मिली थी वो कितनी मिली थी 23। अब यहाँ पर एक काम हो रह जाता है, एक काम हो जाता है, समझ लीजिए, यानी कि चुनाव 296 को हुआ था जिसमें भारत को इतनी मिल गई, पाकिस्तान को इतनी मिल गई, ठीक है। अभी देसी रियासत कितनी थी, देसी रियासत का तो बंटवारा होगा देसी रियासतों का, तो देसी रियासतों में सीटें कितनी थी 93 थी, देसी रियासत में कितनी सीटें थी 93। ये इंडिया को जो मिली वो कितनी मिली, इंडिया को जो मिली यहाँ से कितनी मिली जल्दी बताओ, यानी कि यहाँ से अगर बात करें इंडिया को मिली थी 70 सीटें जो मिली वो किसको मिली थी, भारत को, और 23 सीटें जो मिली थी वो किसको मिली थी, पाकिस्तान को। अब इस बात को समझ लो बहुत अच्छे से, यानी कि संविधान सभा का जब बंटवारा हुआ, यानी माउंटबेटन योजना के बाद में जब बंटवारा हुआ संविधान सभा का, तो कुल सीटें जो थी वो कितनी गई 389। उनमें से भारत को जो सीटें मिली वो कितनी मिली 299, कि 299 भारत चुनाव कर सकता है, निर्वाचन कर सकता है, और 90 सीटें पर जो है पाकिस्तान को दे देगी कि तुम्हारे हिस्से हमारी 90। अब 90 में से भी प्रांतों में से जो गई वो प्रांतों की 67 सीटें गई, और देसी रियासत की 23 देसी रियासत की, जबकि चुनाव जो हुआ वो 296, यानी कि चुनाव की जीत वाली जो सीटें थी जिसमें चुनाव हुआ था, कुल सीटें इतनी थी, अधिकतम इतनी सीटें, और चुनाव जो हुआ था वो 296। तो चुनी हुई सीटों में से जो थी 229 भारत की थी और 67 पाकिस्तान की थी, क्योंकि ये 93 चुनाव होती नहीं थी। 93 जो थी, ये देखो 93 और 289 ऐड करेंगे जब तो 389 बन जाएंगे भाई, 296 और 93 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 289। तो चुनाव जो होता था जनता के द्वारा वो इसका होता था, तो ये तो चुनी हुई चुनाव से ही। देसी रियासत होती थी मनोनीत, अभी हमने पढ़ा ना संविधान सभा में कि कैंसी थी आंशिक रूप से मनोनीत, तो मनोनीत सीटें थी 93, इन मनोनीत में से 70 सीटें मिली भारत को और 23 सीटें मिली पाकिस्तान को। इस तरीके से हुआ बंटवारा, ठीक है, इस तरीके से बंटवारा, क्योंकि देसी रियासत का जो था मनोनीत होता था, केवल देसी रियासत मनोनीत होती थी, ना कि इनका क्या होता था चुनाव होता था, ठीक है भाई। तो ये आपका था बंटवारा। इसके अतिरिक्त जो है, इसके अतिरिक्त भी भारत ने जो है और काम किए, इसके अतिरिक्त जो है भारत ने क्या काम करे वो देख लीजिए क्या था इसके अतिरिक्त भी। इसके अतिरिक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है, क्या है वो देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात जो है, पहली बात मई 1949 को, मई 1949 को जो है भारत ने राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता सत्यापित की। क्या की थी, सत्यापित की, ठीक है। ये बात होगी हमारी पहली बात, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर हम दूसरी बात करें, दूसरी तो 22 जुलाई 1947 को, कब 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा, ये बात याद रखना। फिर अब यहाँ पर देखिए एक डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्या है, 24 जनवरी, क्या था, क्या डेट है, 24 जनवरी 1950 की, 24 जनवरी 1950 की डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। इसमें क्या क्या काम हुए इसको देख लीजिए। इसमें पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर बात करें राष्ट्रगान, किसको, राष्ट्रगान को स्वीकारा गया, राष्ट्रगान को स्वीकारा गया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा गया, राष्ट्रीय गीत को स्वीकारा गया। अगर हम बात करें पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है, और 11वीं व अंतिम बैठक हुई, यानी क्या हुई, 11 बैठक हुई थी संविधान सभा की। कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठक हुई थी संविधान सभा की। इस बात को थोड़ा सा माइंड कर लेना, ठीक है भाई। कितनी बैठक हुई थी, 11 बैठकें हुई थी, ठीक है। कितनी बैठकें हुई थी जल्दी बताओ, 11 बैठकें हुई थी संविधान सभा की, ठीक है। क्या हुई थी, 11 बैठकें। इसको एक बार समझिए, मई 1949 तक भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्य ले ली थी, सत्यापित कर ली थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार लिया था, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान की स्वीकृति थी, राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति थी, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और 11वीं व अंतिम बैठक हुई यहाँ पर। और जब वो 11वीं और अंतिम बैठक हो गई, 11वीं और अंतिम बैठक हो गई, ठीक है,
तो अब देखिए इसको संविधान सभा को बनाने में, हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या किया गया, संविधान बनाने में यानी कि संविधान का निर्माण किया गया। फिर क्या किया गया, संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण जो किया गया वो लगभग, अगर हम बात करें लगभग संविधान सभा का जो निर्माण किया गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं। संविधान सभा का जो निर्माण किया गया लगभग, देखो थोड़ा इंक डाल लेते हैं, बताते हैं। लगभग 60 देशों के संविधान को का अवलोकन कर किया गया, यानी कि कितने देशों का, 60 देशों का अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ। ठीक है भाई, तो कितने देशों का, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, अवलोकन किया गया और इसके प्रारूप पर क्या किया गया, 114 दिन विचार विमर्श हुआ, 114 दिन विचार विमर्श हुआ। ठीक है भाई, 114 दिन विचार विमर्श होने के बाद, 114 दिन विचार विमर्श होने के बाद में संविधान को बनाने के लिए, यानी कि समय जो लगा, अगर हम बात करते हैं समय, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितने दिन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, समय लगा। और लगभग 64 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हुए थे। यानी कि कितने खर्च हुए थे, 63 लाख कुछ है इतने, तो लगभग जो खर्च हुए थे वो 64 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। ठीक है भाई, 64 लाख रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। और जब जाकर 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, संविधान अंगीकृत किया गया। और जिस दिन ये संविधान अंगीकृत किया गया, उस दिन जिस दिन अंगीकृत किया गया, उस दिन जो है 16 आर्टिकल, यानी क्या, 16 आर्टिकल स्वतः लागू हो गए थे। ठीक है भाई, कहने का मतलब क्या है कि एक बार इसको समझ लो, क्या है बात, यहाँ समझो, बात समझिए क्या है। यानी कि संविधान का निर्माण जो हुआ, 60 देशों के संविधान के अवलोकन करने के बाद प्रारूप तैयार हुआ। प्रारूप में जो है 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ और समय जो लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और 26 नवंबर 1940 को संविधान अंगीकृत किया गया और एक 16 आर्टिकल जो है स्वतः लागू हो गए थे। अब वो जो आर्टिकल है 16, वो कौन कौन से आर्टिकल हैं स्वतः लागू होने वाले, ये देख लीजिए वो स्वतः लागू होने वाले आर्टिकल कौन थे। तो 16 स्वतः आर्टिकल लागू होने वाले, यानी कि 16 आर्टिकल जो स्वतः लागू हुए थे वो कौन से हैं, इनको भी आप लिखेंगे, इनको आप लिख लेंगे, जरूर लिखेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा करके लिखो, 5, 6, 7, 8, 9। फिर है 60, 24, यानी कि 360, 324, 366, 367, 360, 366, 367। ठीक है भाई, 360, 324, 366, 367 कितने हो गए इस टाइम, 9 हो गए। कितने हो गए, 9। अब है 379, 80, यानी कि 379, 380। ठीक है भाई, 380। फिर है 88, 91, यानी कि 388, 391, 388, 391, 92, 93, 392 और 393। अब आप इनको काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। ठीक है, एक आर्टिकल का जो था, जो अपनी भाषा थी, उसको भी हमने यहाँ पर काउंट किया था। ठीक है भाई, तो आप इसको याद कर लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, कौन कौन से आर्टिकल जो है यहाँ पर स्वतः लागू हो गए थे। तो 16 आर्टिकल लागू हुए थे, एक तो परिभाषा वाला और आपके 5 ये थे। ठीक है, ये 5 आर्टिकल, ये मतलब 15 ये हो गए थे और एक परिभाषा वाला आर्टिकल जो है यहाँ पर लागू हो गया था। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 360, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। ठीक है, और ये जो था जब जाकर पूर्ण रूप से, अगर हम बात करें पूर्ण रूप से जो लागू हुआ संविधान, वो कब हुआ, जो संविधान लागू हुआ वो कब गया, 26 जनवरी। कब हुआ संविधान लागू, 26 जनवरी 1950 को। 1950 को क्या है, संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया, लागू किया गया। इतनी बात आप यहाँ से नोट करो। ठीक है भाई,
तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया। और जिस समय पर लागू हुआ उस समय पर हम बात करें तो आर्टिकलों की संख्या जो थी वो कितनी थी, 395। ठीक है, भाग जो थे वो कितने थे, 22 भाग जो थे 22। ठीक है, अनुसूची जो थी वो कितनी थी, 8। अनुसूची कितनी थी, 8। ठीक है, भाषा, अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा कितनी थी, अगर भाषा की बात करें तो 14 भाषा थी। 14 कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, अगर सूची की बात करें तो सूची 3 थी। सूची कितनी थी, 3 थी। इतनी याद कर लेना। जिस समय पर हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर कंडीशन ये थी। ठीक है, उस समय पर कंडीशन ये थी। ठीक है, बाद में जो हुए अब 456 आर्टिकल भाग खंड सहित 25 हैं, अनुसूची 12 हैं। ठीक है, और भाषाएं जो हैं 22 हैं। ठीक है, और सूची अभी भी कितनी है, 3। तो दोस्तों आज जो है संविधान सभा से जुड़ी हुई बातें हमने जितनी भी हमने कोशिश की गई, इतनी हमने बातों को आपको जोड़ा और छोटे संक्षेप में जोड़ा। ठीक है, जिनसे हमने आपको केवल कनेक्ट करने की बात की थी, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से बातें याद रह जाएं। क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे तो फिर लक्ष्मीकांत को पूरा पढ़ लो। यहाँ काम है कि निचोड़ करना आपको NCERT 6 एंड 12 को लेकर और प्लस लक्ष्मीकांत और बहुत सारी स्टैंडर्ड बुकों को एक साथ रखकर जब उनका निचोड़ जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अब जो है हमारी रोज़ 8 बजे जो है आपको क्लास संविधान की मिली करेगी। ठीक है, और इस क्लास को सेशन को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय पर और संविधान की नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।